हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इससे पहले कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है, हमारा आज तक का जो सफ़र है इस यूनिट में, यूनिट कौन सा है हमारा? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और उसमें जो चैप्टर हम देख रहे दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो बच्चों, हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में जैसे कि किस प्रकार मेंडल जी ने वर्क किया था, राइट। और हमें मैकेनिज्म बताया था, इनहेरिटेंस मैकेनिज्म्स, राइट। और उन्होंने बताया कि कुछ प्रकार जो फैक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, राइट। और वो जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं एंड वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं या फिर स्टेबल यूनिट होते हैं, ऐसा उनका मानना था, राइट। और वो जो भी वर्क किया था उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ की और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के आधार पर वो बताते थे। जब उन्होंने 1866 में पब्लिश किया तो वहाँ पर जो भी साइंटिस्ट थे तो साइंटिस्ट ने अननोटिस किया उनके वर्क को। अब क्यों अननोटिस किया? क्योंकि उन्होंने जो वर्क किया था वो कुछ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के आधार पर वो जो वर्क किया था, तो जो भी बायोलॉजिस्ट थे, राइट, और उनका जो फिनोमिनन था वो कैसा था? देखो, उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल फिनोमिनन को जो भी उन्होंने किया था वो वर्क किया था उसके ऊपर। तो उसके वजह से जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने वो उस वर्क को अननोटिस कर दिया। अभी जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पूरा बताया है, अब जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने किया है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में। तो देखो, उसके बाद क्या हुआ, उनके वर्क को अननोटिस कर दिया गया, राइट। अब बहुत सारे सालों दिनों बाद, जैसे कि 1866 के बाद 1900 में, तो 1900 में कुछ साइंटिस्ट आए, ह्यूगो डे वेरियस, कार्ल कोरेंस, और उन्होंने फिर से कुछ पोस्टुलेट्स दिए, वो कुछ देखा उनके लॉज को और उसके ऊपर वर्क किया, राइट। तो देखो ये क्या था एग्जैक्टली। देखो, जब उन्होंने बताया था कि फैक्टर जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं या स्टेबल यूनिट होते हैं, तो तब के टाइम उन्हें पता नहीं था कि ये जो है इसकी फिजिकल लोकेशन कहाँ है, फैक्टर की फिजिकल लोकेशन कहाँ पर है, ये उन्हें पता नहीं था। अब दूसरी बात, वो कहते थे फैक्टर कैसे होता है, पेयर में होते हैं, और जो भी एलील होते हैं वो मिक्स होते नहीं हैं और कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है, सो विदाउट ब्लेंडिंग, ऐसा भी वो कहते थे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट को वो अच्छा नहीं लगा वो, या फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी साइंटिस्ट थे, राइट। अब देखो, उनका मानना था जो भी यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं या फिर स्टेबल होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है, जब अभी हमें पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना, देखो अब फिजिकल ये जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे एक जीन होते हैं, हमें पता है, लेकिन तब के समय में ना मियोसिस था ना ही इतनी कम्युनिकेशंस थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाए। लेकिन देखो, तब के टाइम तो मियोसिस भी नहीं था, इसका मतलब सेल डिवीजन के बारे में भी पता नहीं था और एडवांस माइक्रोस्कोपी भी नहीं थी, ये समझो। तो क्या हुआ, तो उन्हें फिजिकल लोकेशन को पता नहीं थी, लेकिन सिर्फ किसके आधार पर वो बोलते थे, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जो भी उन्हें रिजल्ट मिलता था एक्सटर्नल अपीयरेंस से वो बताते थे, ठीक है। अब देखो, आपको अभी हमें पता है, अब तक हमें तो पता चला है किस प्रकार ये होता है जीन या क्रोमोसोम्स, बट लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो सिर्फ फैक्टर बोलते थे, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, वर्क किया। अब कार्ल कोरेंस ने उन्होंने भी वर्क किया। अब 1900 के बाद जब एडवांस माइक्रोस्कोपी हुई, ठीक है, जब एडवांस माइक्रोस्कोपी हुई तब माइक्रोस्कोप जब अच्छे से बिल्ड होने लगे, तब सेल डिवीजन एंड मियोसिस, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा गया, अच्छे से देखो अभी। अब जब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा गया तब उन्होंने जो भी साइंटिस्ट थे, राइट, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी है, उन साइंटिस्ट ने उस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा, सेल डिवीजन को भी अच्छे से देखा, और जब सेल डिवीजन को देखा तब उन्हें पता चला कि किस प्रकार क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, हेरिडिटरी यूनिट को पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब जो भी
पहले मेंडल जी थे वो भी यही कहते थे, लेकिन वो जो यूज करते थे वर्ड वो था फैक्टर। अब ये क्या करने लगे यूज, क्रोमोसोम। तो डिफरेंस इतना नहीं है, सिर्फ क्या है इस थ्योरी में, फैक्टर के बजाय अब क्रोमोसोम का यूज होगा, ठीक है। और क्रोमोसोम में उन्होंने कहा है कि जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। अब देखो किस तरह से, राइट। अब इन्होंने देखो, मेंडल जी को फिजिकल लोकेशन पता नहीं थी, ठीक है, ये बात हुई। अब इन्होंने क्या किया, 1902 या फिर 1903, किसी बुक में 1903 भी है, कोई बात नहीं, तो ये थ्योरी दी है। अब क्या है एग्जैक्टली थ्योरी हम देखेंगे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखते हैं थ्योरी। तो अब बात करते हैं इस थ्योरी की, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी को जो प्रपोज किया है वो दो साइंटिस्ट है, उनका नाम है सूटन एंड बोवेरी, राइट। सो दिस theory put forth by two scientists, वॉल्टर सूटन या सूटन बोले कुछ, कोई बात नहीं, एंड थियोडोर बोवेरी। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1902 में, वैसे 1903 भी है किसी बुक में, 1902 भी है, ठीक है, अभी हिस्ट्री है तो कोई बात नहीं। अब देखो वॉल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवेरी इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को दिया है। अभी ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, देखो 1903 में क्या हुआ, जब एडवांस माइक्रोस्कोपी हुई, या फिर हम ऐसे बात करेंगे जब ये एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए, सो आफ्टर द एडवांस माइक्रोस्कोपी इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, जब माइक्रोस्कोप अच्छे रहे तो उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो जब उन्होंने सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को देखा, ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो तब उन्हें यह पता चला कि किस प्रकार जो भी फैक्टर होते हैं या फिर उसे जीन बोले, वो फैक्टर किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर। या फिर ऐसा कहे कि उन्होंने जब सेल डिवीजन में मियोसिस को देखा, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मियोसिस, जब उन्होंने मियोसिस को देखा, ठीक है, तो मियोसिस आपको पता है मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, सो डिप्लॉयड सेल गिव्स राइज टू हैप्लॉयड एंड अगेन हैप्लॉयड, तो ये बात है, ये मियोसिस में होता है, राइट, आपने देखा भी है 11th में। अब कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे कुछ किस प्रकार, देखो मियोसिस जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा एग्जैक्टली, सेल डिवीजन देखी है, ठीक है ना। तो मियोसिस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस प्रकार पैरेलल बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया पैरेलल बिहेवियर ऑफ मेंडल्स फैक्टर, ठीक है, एंड ऑल्सो पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब आपको यह समझना है कि ये क्या है, पैरेलल बिहेवियर क्या है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो मेंडल जी के हिसाब से, अगर मेंडल जी कहे तो मेंडल क्या कहते थे, फैक्टर क्या है, फैक्टर पेयर में होते हैं, राइट। फैक्टर कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, और ये जो फैक्टर है ये जब पेयर में होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, वो जो भी एलील पेयर ऑफ एलील है वो क्या होती है, सिग्रीगेट होती है, ठीक है ना, क्या होती है, सिग्रीगेट। तो ये जो पेयर ऑफ एलील है वो क्या होते हैं, सिग्रीगेट होते हैं, ठीक है। सिग्रीगेट होने के बाद इसे या सेग्रीगेट बोले या सेपरेट, और असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है बेटा। अब ये तो बात आपको पता है, मैं सिर्फ पैरेलल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। अब पैरेलल बिहेवियर क्यों कहा है, देखो फैक्टर के बारे में तो मेंडल जी ने पहले बताया था। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी क्या बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, इन्होंने वर्ड यूज किया अभी क्रोमोसोम, इसका मतलब है इस थ्योरी में फैक्टर की बजाय अब क्या वर्ड आने वाला है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे आगे की, देखो क्रोमोसोम में क्या हुआ, देखो जब भी
ये भी क्या पैरेलल बिहेवियर दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी पेयर में होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सिग्रीगेट होते हैं, सिग्रीगेट होते हैं, और क्या होते हैं, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। अब देखो यहाँ पे तो दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं, राइट, सेम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल बिहेवियर है। अब दोनों का, अभी उनको तो मेंडल जी को पता नहीं था फैक्टर को जीन बोलते हैं या फिर वो जीन होता है, ऐसे कुछ नहीं, वो एक्सप्रेशन की वजह से बोल रहा था। लेकिन जब मियोसिस एंड माइटोसिस आ गया, जब मियोसिस की डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद ये इस सेल डिवीजन में ये जो साइंटिस्ट थे दो, सूटन एंड बोवेरी, तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में क्या है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेरिडिटरी जो भी यूनिट है उसको वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, राइट। जब वो ट्रांसफर होते वो तो होते हैं पेयर में, फिर वो सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, सिग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब ये बात हुई, देखो जब गैमेट फॉर्म होते हैं, इन्होंने भी वही कहा था, अगर लॉ देखेंगे आप तो इन्होंने भी यही कहा था, तो ये एक पैरेलल बिहेवियर है किसका, मेंडल्स चैप्टर एंड क्रोमोसोम्स का, तो इसको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो आपको तो सेम ही नजर आ रहा है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, देखो उन्होंने जब दिया था वर्क तो वो कहते थे कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, मेंडल जी कहते थे, लेकिन हमने कुछ जब न्यू मेंडलिज्म देखा तो न्यू मेंडलिज्म हमने देखा था किस प्रकार मॉडिफिकेशन हो गए लॉज में और मिक्सिंग भी होने लगी, जैसे कि हमने नॉट कोडोमिनेंस, इट्स जैसे कि हमने देखा क्या, जीन इंटरैक्शंस, तो उसमें हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो किस प्रकार डेविएशंस भी आ गए। तो क्या होता है हमारे नेचर में, जो भी वेरिएशंस रहते हैं वो वेरिएशंस हर वक्त चलते रहते हैं, नेचर में वेरिएशन चलते रहते हैं, तो उनका जो फिनोमिनन था वो कहते थे कि मिक्सिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं था, तो वही एक बात थी। अब दूसरा बात है, इस थ्योरी में क्या बताया गया है, सिर्फ फैक्टर के बजाय अभी फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, अभी हमें पता है लेकिन उन्हें पता नहीं था, तो फैक्टर की बजाय या फिर जीन के बजाय यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, अभी क्रोमोसोम। तो इन्होंने जब मियोसिस को देखा तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार क्रोमोसोम ही है जो क्या करते हैं, हेरिडिटरी जो यूनिट होता है या फिर जो भी जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, मियोसिस जब होता है तो ये क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट होते हैं एंड सिग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थ्योरी थी। अब और भी क्या, अभी और भी हमें ऑब्जर्वेशन देखने हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या था, पैरेलल बिहेवियर। अब इस थ्योरी में एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्वेशन थे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको पता चलता होगा हमने क्या देखा, किस प्रकार ये दोनों साइंटिस्ट हैं, इन्होंने थ्योरी को क्या किया, दिया है, और उन्होंने क्या किया, जब 1903 में मियोसिस एंड एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी हुई, तो उसके बाद उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को। देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम उन्हें कब दिखेगा, जब वो सेल को देखेंगे, बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, उन्हें न्यूक्लियस दिखा होगा, फिर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, तो सेल डिवीजन में उन्होंने देखा मियोसिस, और मियोसिस के बाद उन्होंने पैरेलल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तो हो रहा तो सेम ही है। इसका मतलब है फैक्टर भी पेयर में होते हैं, वो सिग्रीगेट होता है, असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड फैक्टर की वजह से कौन सा वर्ड है अभी, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो इस प्रकार ये कुछ पैरेलल बिहेवियर था। अब हम देखेंगे एक्चुअल जो थ्योरी है, उस थ्योरी में इन साइंटिस्ट ने कौन से ऑब्जर्वेशन किए, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखते हैं इस थ्योरी के स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो देखो जैसे सूटन एंड बोवेरी, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो भी मियोसिस की माइक्रोस्कोपिक उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का, तो उसी के आधार पर ये थ्योरी दी है। तो क्या है एग्जैक्टली देखते हैं, राइट। अब देखो बात करते हैं, फर्स्ट उन्होंने जो भी बताया है ऑब्जर्वेशन के आधार पर, उन्होंने बताया क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, राइट। तो सेकेंड,
क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब सेकंड क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेयर। इसका मतलब है कुछ इस प्रकार, राइट। क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर में होते हैं इन सोमैटिक सेल, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं सोमैटिक सेल्स में। व्हाट इज सोमैटिक सेल? सोमैटिक बॉडी सेल, राइट। जो भी हमारी समझो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे डिप्लॉयड बॉडी है, राइट, क्योंकि जो भी डिप्लॉयड बॉडी होती है वहाँ पे पेयर होती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है ना। तो हम जब भी कहते हैं बॉडी को हम क्या कहते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, पेयर में होते हैं। तो यही बताया उन्होंने, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेयर इन सोमैटिक सेल्स, दैट इज बॉडी सेल, राइट। ओके, अब देखो थर्ड उन्होंने बताया ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सिग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो दिस क्रोमोसोम्स समझो इस प्रकार, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, तीसरा जो स्टेटमेंट था उनका, समझो वो कहते थे ये जेनेटिक मटेरियल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन। समझो ये है ए और ये भी है ए, स्मॉल ए। तो ये क्या हो रहा है, ये दो जीन समझो ये इस प्रकार क्या होंगे, सिग्रीगेट होंगे, राइट, जैसे हमने देखा था एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होंगे, ये सिग्रीगेट होंगे। तो जब वो सिग्रीगेट होते हैं तो एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है, सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम, राइट। तो उन्होंने बताया जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जर्म सेल में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और एक ही सिंगल क्रोमोसोम रहता है सेल में, ठीक है, एक ही सिंगल क्रोमोसोम रहता है। तो यही उन्होंने बताया। तो देखो क्रोमोसोम जो होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, राइट, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सिग्रीगेट and assort independently। अभी इसके बारे में हमने पूरा देखा है किस प्रकार क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि देखो अब यहाँ पे तो यहाँ पे सिग्रीगेट हुए, जैसे हमने लॉ देखे थे, ठीक है ना, और कैसे असॉर्ट भी होते, ये भी हमने पूरा डिटेल में देखा है। तो उन्होंने सिर्फ जीन की बजाय अब क्या यूज कर रहे हैं, वो क्रोमोसोम यूज कर रहे हैं। तो जीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसी को मेंडल जी बोलते थे फैक्टर। लेकिन उन्हें फिजिकल लोकेशन पता नहीं थी मेंडल जी को। इन्हें अभी क्या पता चल रहा है, क्रोमोसोम पता चल रहा है, एंड उसके बाद उन्हें ये भी पता चल रहा है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो ही ट्रांसफर होते हैं, राइट। क्यों पता चला, क्योंकि मियोसिस देखा, एडवांस माइक्रोस्कोपी आई, सेल डिवीजन देखी, तो उन्होंने इसको स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। तो इसी को तो हम बोलेंगे, ये जो है ये थ्योरी इस प्रकार उन्होंने जीन के फैक्टर के बजाय उन्होंने यूज जो किया है वर्ड, दैट इज क्रोमोसोम, ठीक है। तो यही इस थ्योरी की बात है, इसको ही आपको समझना। सो ये थ्योरी क्या बताती है, क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सिग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, और ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। समझ में आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो भी गैमेट होते हैं तो गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम। अब ऐसा क्यों, जैसे मैंने बताया आपको, जब वो पेयर में होते तो वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो सेपरेट होंगे तो गैमेट में क्या होगा, एक ही क्रोमोसोम रहेगा। तो गैमेट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम्स। आपको पता है जो भी पेयर हमारी होती है कब होती है, जब
मेल एंड फीमेल के जो भी गैमेट फ्यूज होते हैं, तो मेल से एक क्रोमोसोम्स, फीमेल से एक क्रोमोसोम्स, और वो फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट होती है, वो जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड जाइगोट। तो उसमें क्या रहेंगे? पेयर रहेंगे क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो एक मदर एंड एक फादर, जैसे मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, राइट। तो गैमेट में तो क्या रहेंगे? 1 क्रोमोसोम्स, क्योंकि किसके आधार पर उन्होंने ये बोला? मियोसिस के आधार पर। मियोसिस जब उन्होंने देखा तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार होता है, राइट। तो ये बिल्कुल सही था। गैमेट कंटेन ओनली 1 क्रोमोसोम्स, राइट। सेकंड, उन्होंने बताया जो भी गैमेट होते हैं हमारे, राइट, जो भी हमारे गैमेट होते हैं, गैमेट कौन से हैं? स्पर्म एंड एग्स, राइट, स्पर्म एंड एग्स, ठीक है। तो स्पर्म एंड एग सेल्स जो होती है उसमें होता है न्यूक्लियस। क्या होता है उसमें? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये भी उन्होंने बताया, ठीक है बेटा। अब इसके आधार पर उन्होंने बताया ये जो स्पर्म्स एंड एग्स होते हैं ना, ये क्या है? लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके जब क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग के बाद ऑफस्प्रिंग आती है, राइट। क्योंकि स्पर्म एंड एग्स की क्रॉसिंग होगी तो स्पर्म में क्या रहेगा? स्पर्म में न्यूक्लियस में क्या रहेगा? एक क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड नंबर, एंड यानी कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स रहेगा। तो जब भी दोनों की क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा? डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगी। तो ये लिंक है, लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, राइट। तो जब भी देखो हैप्लॉइड स्पर्म, राइट, क्रॉस विथ हैप्लॉइड एग्स, तो जब हैप्लॉइड स्पर्म क्रॉस होगा हैप्लॉइड एग के साथ तो क्या होगी? डिप्लॉइड जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये है, ये दोनों क्या है? लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ओके बेटा। तो फिर से क्या होता है? डिप्लॉइड नंबर हो जाता है बॉडी का। फिर से बॉडी का डिप्लॉइड नंबर, ये यहाँ से ही बॉडी फॉर्म होती है ना। तो यहाँ से देखो ये डिप्लॉइड है, और मैंने कहा था सोमेटिक सेल्स यानी बॉडी सेल्स। तो डिप्लॉइड फिर से क्या होता है? नंबर आ जाता है, और हमारी जो बॉडी बनती है वो डिप्लॉइड बनती है। और फिर से जब जर्म सेल में, जब हम मैच्योर हो जाते हैं, फिर से जर्म सेल में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद फिर से गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो ये क्राइटेरिया चलता ही रहता है, राइट। तो ये तो हम रिप्रोडक्शन में तो देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रकार ये जो है ये उन्होंने थ्योरी बताई है। तो इस थ्योरी में हमने क्या देखा? एग्जैक्टली क्या देखा? तो ये जो स्पर्म्स एंड एग्स है ये क्या करते हैं? यूनिट कैरी करते हैं, हेरिडेटरी, राइट। तो क्या है? ये स्पर्म्स एंड एग्स कैरी हेरिडेटरी यूनिट। तो हम ऐसे कह सकते हैं स्पर्म्स एंड एग्स कैरी हेरिडेटरी यूनिट, हेरिडेटरी यूनिट, ओके, सॉरी, यूनिट्स। अब ये जो है एग्जैक्टली देखते हैं हमने अब तक क्या देखा। एक बात याद रखनी है, जब भी मेंडल जी के वर्क के बाद रिडिस्कवरी बात 1903 में ये हुआ है सब। कब? जब उन्हें पता चला मियोसिस क्या होता है, मियोसिस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का देखा उन्होंने, और मियोसिस के बाद उन्हें पता चला और उन्होंने उसकी आधार पर ये थ्योरी दिया। तो थ्योरी क्या है? क्रोमोसोम्स एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है? क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं। इसके बाद यही जो क्रोमोसोम्स होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या होते हैं? सिग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है। जब सिग्रीगेट होंगे तो एक गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहेगा। असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्रोजेनी में हमने देखा है। एंड गैमेट कंटेन्स ओनली 1 क्रोमोसोम्स। गैमेट में क्या है? एक ही क्रोमोसोम्स रहेंगे। गैमेट, ये जो स्पर्म्स है, स्पर्म क्या होते हैं? ये स्पर्म जो भी उन्होंने देखा, तो गैमेट में क्या होते हैं? गैमेट एग्जैक्टली क्या? स्पर्म्स एंड एग, उनमें होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यही है लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। और फिर से क्या होता है? जब हैप्लॉइड आ जाता है तो हैप्लॉइड में क्या होता है? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनती है बॉडी, राइट। तो इस प्रकार है, इस थ्योरी को अच्छे से देखो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, आगे हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो बच्चों इस थ्योरी को अच्छे से आपको समझ में, ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब तक के जो भी हमारे लेक्चर हुए उसे अच्छे से देखो, राइट। और मुझे ऐसा लगता है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को इस वीडियो के ऊपर कमेंट करो, इसको लाइक करो, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं हमेशा कहता हूँ आपको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इसके वजह से आपको जो भी मैं आगे का लेक्चर लेने वाला हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।